आज बात उस मुद्दे की हम करने जा रहे हैं जिसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। जून में चढ़ते पारे ने भारत से लेकर अमेरिका तक के लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। सऊदी अरब में गर्मी से 1100 से ज्यादा हाजियों की मौत के बाद पूरी दुनिया में अब इसकी चर्चा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कुदरत बार बार हमें खतरे का संकेत दे रही है? आज इसी को लेकर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं यह रिपोर्ट। जून में चढ़ते पारे से केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है। अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, मैक्सिको, ईरान, इजराइल, सूडान, लीबिया और इथियोपिया में पारा अपनी हदों को तोड़ रहा है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जहां गर्मी ने 1100 से ज्यादा हाजियों की जान ले ली है। सऊदी अरब में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। सऊदी अरब के मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मक्का की ग्रांड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सऊदी अरब में 98 भारतीयों ने भी अब तक अपनी जान गंवाई है। Large number of Indian pilgrims visit Hajj every year. This year, 175,000 Indian pilgrims have visited Hajj so far. The core Hajj period is from, I think, May 9 to 22nd of July. So far, we've lost, or there are 98 Indians pilgrims who have died in Hajj. सऊदी अरब के बाद बात अब सुपर पावर अमेरिका की, जो कि गर्मी के आगे बेबस हो चुका है। अमेरिका में भी इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। फिनिक्स में तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। शिकागो समेत कई शहरों में गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। शिकागो ने 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 1957 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले अमेरिका में 1936 में भयंकर गर्मी पड़ी थी। तब अमेरिका के इलिनोइस में तापमान 37.7 डिग्री और नॉर्थ डकोटा में 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे करीब 5000 लोगों की मौत हो गई थी। इन आंकड़ों से साफ है कि कुदरत बार बार खतरे के संकेत दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि विकास की अंधी रेस में कुदरत की कुर्बानी कब तक और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? समय आ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग पर पूरी दुनिया अपने मतभेद भुलाकर साथ आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सवाल यही है कि क्या दुनिया एक साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए सीरियसली इस पर विचार करेगी? अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, आज इसी को हम लेकर चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस खास पेशकश ऐसा नहीं चलेगा में। डॉक्टर एम वली, सीनियर कंसल्टेंट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रजत मिश्रा जी, साइंस पॉलिसी रिसर्चर हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में हैं। और साथ ही प्रोफेसर पार्थ सारथी, पर्यावरणविद, हमारे साथ इस चर्चा में है। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो स्थिति है, गर्मी से पूरी दुनिया का हाल बेहाल है। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि इस तरह के जो हीट वेव्स हैं वो भारत में तो देख ही रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। अभी सऊदी अरब में जो हज के लिए गए हाजी, उनकी भी 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये सब क्या चल रहा है, किस तौर से, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं प्रोफेसर पार्थ सारथी? ये पूरे विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा जो है, जिसके वजह से पिछले 4 दशक से हम देख रहे हैं कि हर साल दिन प्रतिदिन जो है हमारी जो पूरी ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते जा रही है। अब इसके 3 मेन कारण है, मुख्य कारण 3 है। सबसे पहला तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, दूसरा जो है वो डिफॉरेस्टेशन है, और तीसरा जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जो एमिट हो रही हैं हमारे वायुमंडल में, वो धीरे धीरे जो है हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा को जो है वो एब्जॉर्ब करती है। अब सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके वो एक एनवलप जो है वो अर्थ के चारों तरफ बनाती है, जिसके वजह से हमारे जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज करते जा रही है। ये तो एक कारण है।
अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो ये आप अमेजन के जंगलों से लेकर भारतीय जंगलों तक आप कहीं पर भी जाइए, आप देखिएगा कि पेड़ों की कटाई जो है वो जारी है। ये जो शहरीकरण हो रहा है, नए हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं या माइनिंग हो रही है, इनके वजह से जितने भी जंगल हैं उनकी जो कटाई हो रही है ये हमें दो तरफा मार कर रही है। अब देखिए दो तरफा मार इसलिए कर रही है क्योंकि जो जंगल है, जो हमारे वन है, वो लोकल लेवल पर भी टेम्परेचर हमारे कम करते हैं और ग्लोबल लेवल पर भी हमारे टेम्परेचर को कम करते हैं। ग्लोबल लेवल पर हमें पता है कि जो कार्बन साइकिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में चेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस से, और उसके वजह से जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कम होती हैं। और लोकल लेवल पर वो क्या करती हैं, जो सरफेस टेम्परेचर है उनको कम करती है और वो वाटर वेपर भी ट्रांसपिरेशन से देती है, जिसके वजह से वहां के जो लोकल जो वेदर है या लोकल टेम्परेचर है उसमें कमी आती है। वो क्या नाम है, क्लाउड फॉर्मेशन में भी मदद करती है। लेकिन जब यदि आप पेड़ को काटेंगे तो होगा क्या, आपके लोकल टेम्परेचर्स तो बढ़ते ही जाएंगे, साथ में ग्लोबल वार्मिंग का भी जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, और उसी का ये नतीजा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इसका असर आम लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, कई लोगों की मौत हो जा रही है। डॉक्टर साहब, अब आपके पास, अब देखिए कि भारत में तो लोग मर ही रहे हैं गर्मी से, इस हीट वेव से। हाजियों के साथ भी इसी तरह की दुर्घटनाएं हुई, 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब आप बताइए कि ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है वहां पर भी, और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, हो ये रहा है कि जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है। मैं कल भी एक टॉक में किसी से कह रहा था कि ग्रेटा थनबर्ग जब छोटी बच्ची थी तब उसने बीड़ा उठाया था, अब वो बड़ी हो गई है लेकिन आज तक कुछ सुधार नहीं हुआ, डिटोरेशन ही हो रहा है। तो अभी हाल में ही हमारे देश में देखिए कि उत्तराखंड के जंगल बहुत बड़ी तादाद में जल रहे हैं और लामोहाला उसकी हीट यहाँ आ रही है। क्या एक्शन हो रहा है देखना चाहिए ना। ये जो पानी की शॉर्टेज आप दिखा रहे हो, इतना सब हो रहा है, लोग वाकई में मर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। मैंने काम किया है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, मैंने हज में ड्यूटी की है 5 बार विदेश मंत्रालय की ओर से जाके। इतनी तादाद में वहां मौतें नहीं होती, और उस कंट्री के लोग मरे हैं जिस कंट्री में इतनी सर्दी नहीं होती है। पहले तुर्की के सबसे ज्यादा डेथ्स होती थी, अब इजिप्ट की सबसे ज्यादा हुई। आप ठीक दिखा रहे हैं बिल्कुल, जॉर्डन 68। ये जो ट्रेंड है, पहले तुर्की के लोग होते थे डेथ्स में टॉप पे, अभी क्या है ये भी ट्रेंड बदल रहा है। तो जो गर्म थोड़ा सा रिलेटिवली वार्म कंट्रीज के लोग हैं उनको भी इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हद से ज्यादा तापमान बढ़ रहा है। मैंने 49 डिग्री टेम्परेचर पर ड्यूटी की है, और हज में एक दिन ऐसा होता है जिसमें कोई टेंट नहीं होता। उस दिन सबसे ज्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट पायरेक्सिया होता है। तो उसमें बहुत सावधानियां वहां की गवर्नमेंट बताती है। हमारे यहाँ भी सबको आप रोज सावधानियां बता रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 15 दिन से आपका चैनल लोगों को आगाह कर रहा है कि गर्मी से किस तरह बचा जाए। तो समीगप यही है कि हमारे ही किए हुए कारनामों से, देखिए जिस घर में एक गाड़ी थी 10 साल पहले, आज उसमें 5 गाड़ियां खड़ी हैं। जिस घर में एक एसी था उसमें 4, 5, 6 एसी हो गए। तो ये जो हम एक कमरा ठंडा करके 5 लोगों को गर्म कर रहे हैं बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको सोचना चाहिए। ताज्जुब की बात यह है कि इतने कंजम्पशन के बाद भी बिजली नहीं जा रही है ज्यादा, हमारे एरिया में एटलीस्ट नहीं जा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस समय तक कोप कर रहे हैं इतनी बढ़ी हुई डिमांड को। कल शायद दोपहर में पीक पे थी डिमांड, अब तक की हिस्ट्री थी। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खाद्य सुरक्षा पर इससे खतरा आएगा, इससे पानी की कमी हो चुकी है, और बिल्कुल, और इससे ज्यादा जो है वो मौसम अगले साल गर्म हो जाएगा। और साल दर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, और इसको लेकर दुनिया भर के देश बैठते हैं
और एक प्रपोजल भी तैयार करते हैं, उस पर सहमति भी बनाते हैं रजत मिश्रा, और उसके बाद उसको लागू भी कर देते हैं। लेकिन क्या उसका असर दिखाई देता है? 2015 में पेरिस समझौता हुआ और उस पेरिस समझौते में वैश्विक औसत तापमान को इस सदी के अंत तक औद्योगिकरण से पूर्व के समय के तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने देना है, ये लक्ष्य लेकर चला गया। आज हम 2024 में इसकी बात कर रहे हैं। कुछ लग रहा है कि कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या जो फैसला लिया गया और जिस पर सबने सहमति जताई उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने है? जी, धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले तो जो सबसे पहला सवाल आपने पूछा था वो था कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा। मैं पहले 1 मिनट उस पर ये बताना चाहता हूं कि इसकी कीमत गरीब लोग चुकाएंगे, और वो चुकाएंगे जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जो अपने आप को इस तरह के बदलते मौसम के बीच में, बदलते जलवायु के बीच में अपने आप को बाकी चीजों से सुरक्षित कर सके। जब आप पेरिस क्लाइमेट की बात करते हैं, या उनमें जो डिसाइड किए गए एनडीसीज हैं, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, इनका सिनेरियो ये है कि 2050 तक जो विकसित देश हैं उन्होंने प्लान किया हुआ है कि हम नेट जीरो कार्बन पर चले जाएंगे। चाइना 2060 का और इंडिया 2070 का उन्होंने लक्ष्य रखा है। अब इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि 2030 तक यूएसए और यूके जैसे देश अपना जितना भी उनका कार्बन उत्पादन कर रहे हैं उसका वो 50% एटलीस्ट कम कर दें। लेकिन अभी के जो जितने रिसर्च, जितना डेटा बताते हैं, उनके हिसाब से ये हो पाना लगभग नामुमकिन है। और इसीलिए रिसर्चर्स का कहना है, जैसा आपने भी बताया, कि कोशिश ये की जा रही है कि सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ही तापमान बढ़े। बट अभी तक की जो सिनेरियो है, और ऐसा ही चलता रहा तो ये लगभग माना जा रहा है कि 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान हमेशा ज्यादा रहेगा इस सदी के अंत तक। और ये बहुत खतरनाक बात होगी। और हर महीने, हर साल नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। टेम्परेचर अभी जो देखा गया वो पिछले महीने से ज्यादा था, अगले साल इससे भी ज्यादा होगा, उसके अगले साल इससे भी ज्यादा। तो अभी हम उस दिशा में, उस तरह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है और यही चिंता की बात भी है। और इसी के लिए हम लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं कि कुछ तो रास्ता निकले, लोग तो समझें। डॉक्टर सौरभ कुमार झा, ये बात निकल कर आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो अभी तक उठाए नहीं जा रहे हैं। पेरिस समझौते की भी हम लोगों ने चर्चा की। अब इसमें यह भी था कि समझौते के तहत हर देश को अपने योगदान का निर्धारण, योजना बनाना और नियमित रूप से रिपोर्ट करना चाहिए। क्या वो रिपोर्ट हो रहा है? जिन लोगों ने, जो 196-97 सदस्य वहां पर थे और उन लोगों ने इस पेरिस समझौते में उसको स्वीकार किया, वो ये कर रहे हैं या कहीं टकराहट है एक दूसरे को लेकर, और उसी टकराहट का ये नतीजा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को झेल रहे हैं? आनंद जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस साल जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज की है, ये आने वाले टाइम में बहुत सारी समस्याओं को भी जगह देगी। जो पेरिस समझौता के तहत जो भी बातें सारे देशों के साथ हुई थी, उस पे उस तरह से अमल नहीं की गई जिस तरह से करनी चाहिए थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे ये है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो अभी सिनेरियो चल रहा है, वो हमें कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कार्बन एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी पे काम करनी चाहिए, क्योंकि कार्बन इमिशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जो एक महत्वपूर्ण कारक है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए। और ग्रीन हाउस गैस में जो महत्वपूर्ण कार्बन और मीथेन है, और उस पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। कम से कम गवर्नमेंट यदि सारे स्टेट को एक जिम्मेदारी देती है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंज का जो सिचुएशन है, हम एक अपनी पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि हमें एक प्लांटेशन की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होनी चाहिए कम से कम एक प्लांट लगाए और कार्बन इमिशन को कम करें, कार्बन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएं। तो ये एक महत्वपूर्ण समस्या है हमारे सामने, और आने वाले भविष्य को देखते हुए भी गवर्नमेंट को और जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको भी इस पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, और यही जरूरत है, और इसी को नजरअंदाज हम कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच आपस में बात को लेकर सहमति नहीं बन रही है, खींचतान है, और उसी का ये नतीजा है जो अभी की स्थिति उत्पन्न हो रही है? समझौतों पर को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा पा रहा है। रजत मिश्रा जी। बिल्कुल सही बात है।
बात यह है कि सभी फायदा जरूर उठाना चाहते हैं, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हों या एनर्जी के सोर्सेज हों, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है तो लोग उससे पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। बहुत बार कोशिशें की गई कि इस तरह की चीजें एक यूनिफाइड लेवल पे सारे देशों के द्वारा कर ली जाएं, लेकिन बीच बीच में ऐसे सिचुएशंस भी आई, चाहे हम कोरोना की बात करें या उसके बाद का सिनेरियो, और अभी भी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एनर्जी की हो, फॉसिल फ्यूल्स की हो, वो कवर नहीं हो पा रही है। और जैसा इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि जैसे जो अभी बता रहे थे सौरभ जी, की कार्बन कैप्चर, कार्बन स्टोरेज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, साथ ही साथ कार्बन फाइनेंसिंग, कार्बन ट्रेडिंग, ये ऐसी चीजें हैं जिनको पूरे सारे देशों को आपस में मिलके, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया और चाइना, इनको जरूरी है कि इसके लिए प्रॉपरली नियम बनाएं और उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें, इसको समझ सकें, वो किया जाए। वरना ये जो समस्याएं हैं, दो देशों के बीच में तकरारें हैं, वो चलती रहेंगी, बिकॉज हर कोई दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। फिर डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि चूंकि जो हिस्टोरिकल प्रोडक्शन रहा है वो डेवलप कंट्रीज का ज्यादा रहा है, तो इसलिए उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरे के पाले में डालते रहेंगे, तो जो प्लेनेट है, जो अर्थ है, जहां पर हम रह रहे हैं, उसे बचाना जो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो पूरी तरह से नहीं होता है। अब अभी चर्चा जब हम लोग कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि खाद्य पदार्थों पर भी इसका असर पड़ेगा, फूड चेन्स पर भी इसका असर पड़ेगा। डॉक्टर पार्थ सारथी जी, तो ये जो स्थिति है इसका तो असर पड़ेगा और उसका आम आदमी उसको भुगतेगा। इससे तो फूड चेन को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका असर उस पर भी पड़ेगा आने वाले समय में। तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को खराब कर रही है। इकोसिस्टम का मतलब है कि वहां पर जितने प्राणी हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी हमारे इकोसिस्टम के प्रोसेसेस हैं, ये सारे इफेक्ट हो रहे हैं। और आपको मैं एक डेटा देना चाहता हूं कि यदि इस तरह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह से हमारी हीट जो है वो इंक्रीज होती रहे, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा, तो 8 से 15% हमारी जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो कम हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी करीब 1.5 से लेके 3% जीडीपी जो है वो कम हो सकती है। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पर और हमारे ग्लोबल लेवल पर या हमारे नेशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसमें जो है मतलब कि कोई गरीब आदमी है या जो किसान है वो तो प्रभावित होगा ही, लेकिन यदि आप ये देखिए कि यदि हमारे टोटल जो ये रिसोर्सेस कम होते जाएंगे, तो इससे वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इसमें फूड क्राइसिस आएगा। जो सप्लाई साइड है यदि वो कम हो जाएगी, तो नेचुरली जो है वो फूड प्राइसेस जो है वो हाईयर होंगे, और फूड प्राइसेस हाईयर होने की वजह से हमारी जो है टोटल इकोनॉमी, जो पर्सनल आप किसी भी क्लास के ले लीजिए या हमारे जो है अर्निंग्स के मामले में ले लीजिए या जीडीपी के मामले में ले लीजिए, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो हमारी इफेक्ट होगी। और यही है कि आखिर ये सारी चीजें हैं, तो फिर लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं डॉक्टर साहब कि जब दुनिया रहेगी तभी तो हम रहेंगे, तभी तो सरकारें रहेंगी, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री या सरकारें बनेंगी। ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं लोग? आपस में ही होड़ लगी रही है और परमाणु शस्त्रों की भी होड़ लग रही है। मैं देख रहा हूं कि लोगों में सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, चाहे वो हेड्स ऑफ द नेशन के लेवल पे हो या वो इंडिविजुअल के लेवल पे हो। एक संवेदना जो थी इंसानियत के प्रति, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, उसको समझना चाहिए, जो इंसानियत के प्रति संवेदना थी वो खत्म हो गई है। क्या हो रहा है विश्व में, क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से क्या क्या हो रहा है, जानें दी जा रही हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं। कल एक बच्ची ने डायलॉग दिया, गुड बाय मॉम, आई एम गोइंग, मर रही है छोटी बच्ची, माँ को कह रही है गुड बाय मॉम। ये मुझे बहुत ही वो लगा, दिल तोड़ने वाली चीज लगी, जिसको हृदय विदारक कहते हैं हिंदी में। ये ऐसी घटना है और ये समझदार लोग कर रहे हैं, ये समझदार लोग कर रहे हैं, सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर्स, जिनके यहाँ हर चीज में लीडिंग है, वो ये कर रहे हैं। तो भाई ये जब तक ये हम सुधरेंगे नहीं, मैंने शुरू में कहा था जानते सब है मानता कोई नहीं, हर एक को पता है मैं ज्यादा एसी चलाऊंगा कल को बिजली भी नहीं मिलेगी और बाहर गर्मी जाएगी,
लेकिन चल रहा है, हर कमरे में एसी चल रहा है। जिस घर में पहले एक एसी था आज उसमें 6 चल रहे हैं, जिस घर में पहले ठीक है। एक गाड़ी थी आज 4 गाड़ियां हैं। हाँ। ये सब हम कर रहे हैं, हम तो कर इसकी रहे सजा हैं भी और हम कर मिलेगी। रहे हैं, इसलिए आपने हम भी दिखाया, भुगत भी रहे हैं और यही समझना है सबको। डॉक्टर सौरभ झा, आज हम क्या टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं, ये कहना ठीक नहीं होगा? हम आपकी बात से सहमत हैं, एकदम ये बात सही है। जिस तरफ हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, आने वाला टाइम हम लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग होगा और गवर्नमेंट और पूरे ग्लोबल लेवल पे इस चीज को लेके एक आम सहमति होनी चाहिए, किस तरह से और किस स्ट्रैटेजी के तहत हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से यदि हीट जिस तरह से बढ़ रही है, टेम्परेचर, तो आने वाले टाइम में वो वक्त बहुत ही समय आने वाले वक्त में हो सकता है 50 to 60 डिग्री के आसपास भी हम इस तापमान खेलेंगे। दूसरा जो सबसे एक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड भी मैं चीज शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री के आसपास रहता है और अभी जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उससे बहुत सारे डिजीजेस, मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस होने की चांसेस भी आने वाले टाइमों में होगी। इसका हेल्थ इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि फूड चेन और हेल्थ इम्पैक्ट और हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रख के इस पे यदि हम काम नहीं करते हैं, और ये एक आने वाला समय जो है हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो ये चर्चा हम कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जो समस्या पैदा हुई है और आज जिस मुहाने पर हम हैं वो बहुत ही खतरनाक समय है और इसको समझना होगा, खुद को भी समझना होगा, सरकारों को भी समझना होगा, दुनिया को चलाने वाले लोगों को भी समझना होगा। और आज की इस चर्चा में हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अब संभल जाओ, वरना जो सामने हो रहा है वो और भी भयावह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एम वली साहब, रजत मिश्रा जी, डॉक्टर सौरभ कुमार झा और प्रोफेसर पार्थ सारथी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं चलेगा में आज अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।